स्वागत है। मैं ऋषभ त्रिपाठी और आज मैं लेके आ गया हूँ फिर से पर्यावरण शिक्षण ईवीएस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यह पार्ट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसको जरूर देखें आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके 3 से 4 पार्ट आएंगे, इसका सेकेंड पार्ट है बेटा। और मैं बार बार कह रहा हूं जो पहला पार्ट नहीं देखा है वह उस पार्ट को देखे और फिर उसके बाद ये सेकेंड पार्ट देखे, क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और, अभी एक और नीति आ चुकी है, नई नीति ये आई है कि जो भी एग्जाम आपका पैटर्न होगा वो अब सब एग्जाम को जो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इनको अब क्या कर रहा है, कंबाइन किया जा रहा है। तो अब कंपटीशन और बढ़ रहा है। तो कृपया करके और आप लोग पढ़ें और बहुत अच्छे तरीके से लग जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत कंपटीशन हाई हो गया, लेकिन अब और लगना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता था कि हर कंपटीशन अब लगभग सेम हो जाएगा। तो आप लोग अब लग जाइए। तो ईवीएस का पार्ट 2 में लेके आया हूं, ईवीएस शिक्षण का यह पार्ट 2 है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखें और जो पहला पार्ट नहीं देखा है बेटा उसको भी देख ले। यहां से लगभग 15 नंबर आपके 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे, जो एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं जाएगा मेरे दोस्त। तो अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 की तरफ और देखते हैं क्या होता है शिक्षण में। शिक्षण शास्त्र हमें पर्यावरण शिक्षण शास्त्र क्या बताता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यह है कि आप लोग डेली पढ़ते रहिए, ये मत के बीच में पढ़ रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं आप लोग, ये गलत बात है भाई। और वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए भाई, कंप्लीट वीडियो देखते रहिए आप लोग और शेयर भी करें। तो अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 में ईवीएस शिक्षण में। और यहां पे पहला पॉइंट है बेटा अधिगम का सिद्धांत। उसके आगे मैं स्टार्ट किया हूं। अधिगम का सिद्धांत क्या होता है पहले ये जानेंगे। अधिगम होता क्या पहले तो ये जानेंगे। अधिगम का अर्थ होता है बेटा सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जैसे जैसे बच्चे को पर्यावरण के बारे में सिखाया जाएगा, जैसे जैसे उसे पर्यावरण की शिक्षा दी जाएगी, उसमें क्या होगा, बदलाव होगा और वह बदलाव उसका लगातार चलता रहेगा। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जब हम उसे बताते हैं कि पर्यावरण जैसे हानि हो जाएगा, पर्यावरण का नाश होगा, उसी प्रकार से व्यक्तियों का भी विनाश होगा, तो उसमें हुआ अधिगम और उसने सीखा। जब उसने सीखा तो उसमें क्या आ गया, बदलाव। और उसने पेड़ों की क्या की, रक्षा। किसकी रक्षा की, पेड़ों की रक्षा की। क्योंकि जब तक पेड़ों की रक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह सीखेगा नहीं और सीखेगा नहीं तो वो पेड़ों की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेत के किनारे जो वृक्ष लगाए जाते हैं क्या खेतों के लिए फायदा करते हैं, यह क्वेश्चन पूछा है। खेत के किनारे जो वृक्ष लगाए जाते हैं क्या वह खेतों के लिए फायदा करते हैं, वह खेतों के लिए विनाश करते हैं, वह खेतों के लिए हानि करते हैं। बेटा आपने देखा होगा किसी का खेत है और चारों तरफ वो क्या किए हैं, सागवान का वृक्ष लगा दिए हैं। वह सागवान का वृक्ष उस खेत की लस्सी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। उस खेत की लस्सी को धीरे धीरे खत्म कर देता है और वह खेत को एक समय जाके बंजर बना देगा। उस खेत को क्या बना देगा, बंजर बना देगा। इसीलिए खेतों के किनारे वृक्ष लगाना अनिवार्य नहीं है, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की समस्याएं से क्या जूझना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब अधिगम होगा, सीखेगा तो बदलाव होगा और वह बदलाव किसके लिए होगा, पर्यावरण के लिए होगा। क्या लगाएगा, पेड़ लगाएगा। क्या खेत के किनारे वृक्ष लगाना चाहिए, खेत के किनारे वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह खेत की लस्सी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, उसकी जैविक शक्तियों को भी क्या कर देता है, खत्म कर देता है। यहीं से एक और क्वेश्चन है, कंपोस्टिंग खाद किसे कहते हैं, कंपोस्टिंग खाद किसे कहते हैं। ध्यान रखेंगे कंपोस्टिंग खाद क्या होता है या कंपोजिंग खाद क्या होता है। तो क्या होता है कि एक गड्ढा क्या कर दिया जाता है, गड्ढा खन दिया जाता है। समझेंगे बेटा कंपोजिंग खाद क्या होता है, एक गड्ढा खन दिया जाता है और उस गड्ढे में क्या करते हैं, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, सूखी पत्तियां और यह सब चीजों को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, कचरा उचरा डाल देते हैं और उस गड्ढे को फिर ढक दिया जाता है। उस गड्ढे को क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है और 3 महीने के बाद उसकी जो खाद निकलती है वह खाद जैविक खाद के रूप में हो जाती है, जिसे कंपोजिंग खाद भी बोला जाता है। समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त।
एक गड्ढा खन दिया जाता है, उसमें क्या करते हैं, सूखी पत्तियां डाल देते हैं, गीले गीले मटेरियल डाल देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, गोबर डाल देते हैं और गाय का मूत्र डाल देते हैं। उस गड्ढे को 3 से 4 महीने तक क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। ढकने के बाद वह जो खाद बन जाता है, जैविक खाद को ग्रहण कर लेता है और उसी को कंपोस्टिंग खाद के नाम से भी जाना जाता है। मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, कि अब हमें खेत की जैविक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, खेत की जैविक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो खेत की जैविक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ही खेत में एक ही फसल को बार बार नहीं उगाना चाहिए। ध्यान रखेंगे सर, खेत की जैविक क्षमता को बढ़ाने के लिए, उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा खेत में एक ही चीज उत्पन्न नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, हमेशा एक ही चीज उस खेत में बोओगे ना भैया, तो वह क्या हो जाएगी, उसकी लस्सी खत्म हो जाएगी, जैविक क्षमता खत्म हो जाएगी, जिसके कारण खेत में जो भी चीज बोओगे वो नहीं हो पाएगा और वह खेत क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। वह खेत क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तो इतने पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। कंपोस्टिंग खाद क्या है, 2 से 3 महीने तक उस गड्ढे को खन के उसमें मटेरियल डाल के ढक दिया जाता है। वो खाद जैविक खाद में रूपांतरित हो जाती है, वह खाद नुकसान नहीं करती है। क्लियर हो गया भैया? और क्या करना चाहिए, खेत में एक ही फसल को बार बार नहीं उगाना चाहिए, उससे भी खेत की लस्सी खत्म हो जाती है, जिसके कारण खेत क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। क्लियर हो गया भैया? अब नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षण के तरीके। और शिक्षण के तरीके 2 प्रकार के होते हैं, एक मूर्त होता है और एक अमूर्त होता है। ध्यान रखेंगे, एक मूर्त पर चलता है और एक चलेगा अमूर्त पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और इसको बार बार देखिए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा शिक्षण में। पर्यावरण शिक्षण के तरीके, भाई आप लोग देखते जाओ वीडियो को। तो पर्यावरण शिक्षण के तरीके, एक मूर्त हो गया, एक अमूर्त। बेटा मूर्त क्या होता है, अमूर्त, जब लड़का छोटा रहता है ना, तो लड़के को दिखा के ज्ञान दिया जाता है। मान लीजिए कि लड़का विद्यालय जा रहा है, तो लड़के को विद्यालय जब जा रहा है तो मूर्त ज्ञान कैसे देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा स्कूल यादव जी के बंगले के बगल में तीसरा स्कूल है। यह क्या हो गया, मूर्त। तो वह जब भी बस में बैठता है तो वो देखता है कि यादव जी का बंगला कौन सा है, वह देखा यह यादव जी का घर है, तीसरा क्या आएगा भैया, उसका विद्यालय हो गया। यह मूर्त ज्ञान है मेरे दोस्त, यह क्या है, मूर्त ज्ञान है। उसको दिखा के ज्ञान दिया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, टीवी में दिखा के ज्ञान दिया जा रहा है। क्या हो गया, मूर्त ज्ञान हो गया। पोस्टर पर बना के दिया जा रहा है, क्या हो गया, मूर्त ज्ञान हो गया। अब जब तक उसे मूर्त ज्ञान नहीं होगा तब तक अमूर्त ज्ञान को वो समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए शिक्षण हमेशा सरल से कहां जाती है, तो शिक्षण हमेशा सरल से कठिन की ओर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए बच्चे को पढ़ाते समय, शिक्षण चल रहा है बेटा, बच्चे को पढ़ाते समय पहले उसे सरल बातें बतानी चाहिए और उसी के बाद कठिन बातें बतानी चाहिए। आप लोग देखे होंगे, मैथ पढ़ते होंगे, आप लोग बाल विकास पढ़ते होंगे, जो पहला लेसन रहता है वह आपके पिछली कक्षा से रिलेटिव होता है। क्यों भैया, क्योंकि सरल से वह कठिन की ओर जा रहा है, सरल से वो कठिन को ज्ञान को दे रहा है, और वही ज्ञान क्या होता है, मूर्त से अमूर्त भी देता है। पहले हमें बच्चों को मूर्त ज्ञान देना है, बच्चों को दिखाना है यह पेड़ है, यह जानवर है, यह पौधा है, यह घर है। जब उसे यह दिखा दिया जाएगा, जब उसे यह मूर्त ज्ञान दे दिया जाएगा, उसी को आधार बना के अमूर्त ज्ञान भी दिया जाएगा। लेकिन जब तक उसे मूर्त ज्ञान नहीं आएगा, उसे अमूर्त ज्ञान नहीं आएगा। इसीलिए पहले कौन सा ज्ञान दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मूर्त ज्ञान दिया जाता है मेरे दोस्त। उसी को आधार बना के कौन सा ज्ञान दिया जाता है मेरे दोस्त, वह अमूर्त ज्ञान दिया जाता है। इसी प्रकार से पहले सरल दिया जाता है, फिर बाद में कौन सा ज्ञान दिया जाता है, कठिन ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, आप लोग देखते जाइए। सर बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, तो प्लीज आप लोग भी उसको शेयर का बटन दबाइए, लाइक दबाइए, ठीक है सर। तो प्लीज आप लोग अधिक से अधिक प्रयास करते जाइए और हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं सर आगे। मूल्यांकन क्या होता है, पहला पॉइंट तो ये जानेंगे। मूल्यों के आकलन को मूल्यांकन कहते हैं।
मूल्यों के आकलन को मूल्यांकन कहते हैं। अब ध्यान रखना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, मूल्यों के आकलन को, जैसे सर आप एग्जाम देते हो, पेपर देते हो ना, शिक्षण चल रहा है भाई, वीडियो को थोड़ा भी आप मिस्टेक करोगे, एक पॉइंट आप 1 नंबर देके जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, शिक्षण में कहीं भी छोड़ना नहीं है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं, पूरा वीडियो देखिए। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यों के आकलन को मूल्यांकन कहते हैं। जब तक आपका मूल्यांकन नहीं होगा तब तक आप चीजों को सीखेंगे नहीं और मन नहीं लगाएंगे। सर आप एग्जाम देते हैं, पेपर देते हैं, जब पेपर में क्वालिफाई हो जाते हैं, आप सीटेट में 121 नंबर पा गए भैया, आपका मूल्यांकन आ गया, आपका रिजल्ट आ गया, और जब आपका रिजल्ट आया, मूल्यांकन हुआ, अच्छा रिजल्ट आया, आप खुद और प्रेरित हो जाते हो और अच्छे तरीके से तैयारी करना चालू कर देते हो। तो ध्यान रखेंगे, मूल्यों के आकलन को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त? मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन कैसे चलना चाहिए? तो एक सतत होता है कि व्यापक, लेकिन ध्यान रखना, जब बच्चों की बात करेगा तो हमेशा बच्चों के लिए कैसे मूल्यांकन होना चाहिए? सतत होना चाहिए। बच्चों को बार बार मूल्यांकन कराना चाहिए। सर आप देखे होंगे, बच्चों का विद्यालय में एडमिशन होता है, पहले टेस्ट हुआ, यूनिट टेस्ट हुआ, फिर दूसरा यूनिट टेस्ट, फिर तीसरा यूनिट, ये क्या है भैया मेरे दोस्त? यह मूल्यांकन है मेरे दोस्त। और यह मूल्यांकन कैसा चल रहा है मेरे दोस्त? यह सतत मूल्यांकन चल रहा है, और यह मूल्यांकन बार बार चलता रहता है, क्योंकि उसे उसकी लक्ष्य की प्राप्ति कराना है। वह लक्ष्य की प्राप्ति किसके द्वारा होगी? वह लक्ष्य की प्राप्ति उसके मूल्यांकन के द्वारा होगी। क्लियर हो गया? तो मूल्यांकन कैसा है? तो मूल्यांकन एक सतत है। बच्चों को सिखाते हुए मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? तो बच्चों को सिखाते हुए मूल्यांकन करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। मान लीजिए मैं आपको सिखाया, मैंने एग्जाम लिया, तो मैंने पहले बच्चों को सिखाया, सिखाने के बाद मूल्यांकन लिया। मूल्यांकन कैसा लिया? सतत लिया, जिसके द्वारा बच्चों में क्या हुआ? बदलाव हुआ। क्लियर हो गया? तो मूल्यांकन, मूल्यों के आकलन को मूल्यांकन कहते हैं। यह प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए और यह बच्चों को सिखाते हुए चलनी चाहिए। इसीलिए पर्यावरण में बच्चों को मूल्यांकन बताना चाहिए कि जो स्थिति है यही स्थिति रही तो आगे आने वाले भविष्य में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, और आपके जो बच्चे होंगे वह और क्या होगा, उनके लिए समस्या होगा। चलते बेटा आगे। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या है बाबू? पर्यावरण शिक्षा में, पर्यावरण शिक्षा, एक पॉइंट और यहां पे हम लोग बता दें। पर्यावरण शिक्षा मैंने बताया था पहले वीडियो में कि पर्यावरण शिक्षा था क्या, लेकिन पर्यावरण शिक्षा जरूरी क्यों हुआ? पर्यावरण शिक्षा जीवन दाता है। पर्यावरण शिक्षा जीवन दाता है क्योंकि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट है। जब तक आपका पर्यावरण, आपका इन्वायरमेंटल अच्छा नहीं रहेगा, तब तक आपका बच्चा या आप शिक्षित नहीं हो पाएंगे। देखिए यहीं से क्वेश्चन और भी घुमाता हूं मैं, क्योंकि पर्यावरण जो है वह वातावरण को बताता है। वातावरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो कि आपको बदल देगा। जैसे आप कहते हो कि अरे यार चैनल तो बहुत बना लेकिन यूटोपिया वाले से बढ़िया नहीं बनाए, क्योंकि यूटोपिया जो चैनल है वो वातावरण बना रहा है, और वातावरण के जरिए आपको क्या बना रहा है? इफेक्ट दे रहा है, जिसके कारण आप लक्ष्य की क्या कर रहे हैं? प्राप्ति कर रहे हैं। यह भी तो एक पर्यावरण है। यह कैसा पर्यावरण है? जीवनदाता है। और यह कैसा है? वातावरण है, क्योंकि बिना वातावरण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। सर वातावरण का बहुत जरूरी क्या है? इफेक्ट है। वातावरण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वातावरण अच्छा रहेगा तो लड़का खुद पे खुद उस वातावरण के इफेक्ट से अच्छा बन सकता है या बनने का प्रयास करेगा। इसीलिए हर बच्चे को पर्यावरण की शिक्षा देनी चाहिए, जिसके कारण उसमें क्या हो? बदलाव हो, और यही बदलाव वह दूसरे को देगा, शिक्षित करेगा, जिसके कारण हर व्यक्ति उस पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो गया? तो पर्यावरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने जीवन की शैली को बदल सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा पर्यावरण ही दूषित रहेगा और तब तक हम अपने में बदलाव नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और पूछा है सीटेट 2016 में कि सबसे दूषित पर्यावरण को करने वाला कौन सा माना जाता है? प्लास्टिक। ध्यान रखेंगे भैया, प्लास्टिक है। प्लास्टिक को जमीन में गाड़ देंगे, हजारों साल तक जमीन से उसको निकालने पर प्लास्टिक वैसा का ही वैसा रहेगा, क्योंकि जो प्लास्टिक है वह पर्यावरण को क्या करता है? दूषित करता है।
आप देखे होंगे भैया, यही क्वेश्चन पूछा था सीटेट में कि आप प्लास्टिक में कोई सब्जी को ला के रख दें, ध्यान रखेंगे भाई, ध्यान से वीडियो देखते जाएंगे, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। आप प्लास्टिक में कोई सब्जी को ला के 2-3 दिन उसमें रख दीजिए, देखिए सब्जी सड़ जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक के जो तत्व होते हैं वो सब्जी को खराब कर देते हैं और वह हानिकारक होते हैं, जो पर्यावरण को भी क्या करते हैं, दूषित करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो ध्यान रखेंगे, पर्यावरण जो है जीवन में बदलाव करता है, जीवन दाता है, और इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं। इसी में क्या आता है, वातावरण आता है। वातावरण अच्छा नहीं रहेगा तो हम शिक्षा भी अच्छा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध। बेटा मैं मेनली पूछूं कि विज्ञान क्या है, तो आप विज्ञान बताते हो, किसी वस्तु, व्यक्ति या ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, लेकिन यह विज्ञान आया क्यों, यह विज्ञान किसके द्वारा आया, तो यह विज्ञान हमारे हिसाब से, हमारे शिक्षण के हिसाब से समाज के द्वारा आया। समाज की सबसे छोटी इकाई मां मानी जाती है, सबसे छोटी इकाई को परिवार माना जाता है, और परिवार में सबसे छोटी इकाई कौन होती है, मां होती है। तो ध्यान रखेंगे, विज्ञान को किसने लाया है, तो विज्ञान को लाया है समाज ने, क्योंकि जब समाज बना तभी ही विज्ञान का क्या हुआ, विज्ञान को लाने का प्रयास किया गया। जब तक समाज नहीं बना, क्या विज्ञान का कोई काम था, क्या नहीं था। इसीलिए बताया जाता है जहां पे पर्यावरण में दिखाई देगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध, वह ऑप्शन सही है, क्योंकि समाज जब बना तभी विज्ञान का कार्य काम आया, क्योंकि समाज नहीं रहता तो विज्ञान का कोई मतलब नहीं है। भाई ये बताओ, व्यक्ति नहीं रहते तो क्या विज्ञान की देन है, क्या मोबाइल की जरूरत पड़ती, क्या नहीं पड़ती ना। तो पहले समाज आया कि विज्ञान आया, पहले समाज आया बाद में विज्ञान आया। लेकिन बिना समाज के विज्ञान नहीं रह सकता और बिना विज्ञान के समाज नहीं रह सकता। यह दोनों लोग एक दूसरे पर क्या है, यही पूछा है, यह दोनों लोग एक दूसरे पर निरूपित हैं। यह दोनों लोग एक दूसरे पर क्या है भैया, निरूपित हैं, क्योंकि विज्ञान समाज के द्वारा आया और समाज विज्ञान के द्वारा आया। मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, तो विज्ञान एवं समाज विज्ञान में क्या होता है, संबंध होता है, और समाज की ही देन क्या है, विज्ञान है। समाज ने ही विज्ञान को क्या किया है, जन्म दिया है। क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग का दिमाग खोल के इस वीडियो को देखते रहिए भैया, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। कुएं में पानी भरने क्यों जाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा था शिक्षण का। कुएं पर पानी भरने क्यों जाया जाता है, तो पहला ऑप्शन दिया था कि बात करने के लिए जाया जाता है, दूसरा ऑप्शन दिया था प्यास बुझाने के लिए जाया जाता है, तीसरा ऑप्शन दिया था बकवास करने के लिए दिया था, और चौथा दिया था समाज बनाने के लिए जाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कुएं पे पानी भरने महिलाएं क्यों जाती हैं। ध्यान रखना भैया, कुएं पर ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, सीता कुएं पर पानी भरने जाती है, इसका क्या अर्थ है। शिक्षण चल रहा है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो वह कहेगा वह गप्पे लड़ाने जा रही है, वह अपने सहेलियों से बात करने जा रही है, वह टाइम पास करने जा रही है, और चौथा दिया रहेगा वह समाज बनाने जा रही है। यही ऑप्शन सही है, और यह ऑप्शन क्यों सही है मैं बता रहा हूं। जब कुएं पर पानी भरने जाते हो आप लोग, अनेक समाज के लोग आते हैं, उसमें अनेक बिरादर के लोग आते हैं, हिंदू भाई आते हैं, मुस्लिम भाई आते हैं, सिख भाई आते हैं। तो वहां पे जब बातें होती हैं तो वहां बातें बस एक लोगों की नहीं होती, पूरे समाज की बातें होती हैं, जिसके कारण समाज के वातावरण पर इफेक्ट पड़ता है और हम लोग अपने में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। यही क्वेश्चन पूछा है बेटा। ध्यान रखना है कि जब लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर बातें करते हैं, वह कि समाज बनाते हैं, ना कि वह टाइम को पास करते हैं। ध्यान रखेंगे भैया, वह क्या बनाते हैं, समाज बनाते हैं। तो इसी प्रकार से सामाजिक विषय जो होता है विज्ञान की देन है, और विज्ञान भी सामाजिक विज्ञान की देन है, क्योंकि जब समाज नहीं बनता तो विज्ञान नहीं आता, और विज्ञान नहीं आता तो समाज नहीं आता। नेक्स्ट है व्यापक मूल्यांकन। पहला मूल्यांकन अभी बताया था, सतत मूल्यांकन। अब मूल्यांकन क्या है, मूल्यों के आकलन को मूल्यांकन कहते हैं। एक सतत हो गया, एक व्यापक। भाई जब सतत हो जाता है ना, तब व्यापक होता है। व्यापक का मतलब होता है संपूर्ण जानकारी। जैसे आप परीक्षा देते हो, टेस्ट देते हो, पहले महीने में टेस्ट दिया, दूसरे महीने में, ये सतत हो गया, और लास्ट में एक एग्जाम होता है, वह क्या हो गया, व्यापक। क्योंकि पूरी संपूर्ण जानकारी, बस इतना पॉइंट समझना है, पूरी संपूर्ण जानकारी जो लिया जाएगा वो व्यापक मूल्यांकन में आएगा। पूरा मूल्यांकन किया जाएगा, संपूर्ण मूल्यांकन
किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण में भ्रमण के द्वारा प्राप्त ज्ञान। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वह वीडियो टैग वर्ड आएगा, पर्यावरण ईवीएस में टैग वर्ड आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो हमारे प्रद्युमन सर के वीडियो को, हमारे संतोष सर के वीडियो को, और हमारे भी वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हो, तो इसी तरह से प्यार बरकरार रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं पर्यावरण में भ्रमण के द्वारा प्राप्त ज्ञान। भाई भ्रमण क्या है? पहला पॉइंट तो ये पूछेगा भ्रमण है क्या। भ्रमण का मतलब होता है घूमना। भाई जब तक व्यक्ति घूमेगा नहीं ना उसे मूर्त ज्ञान नहीं होगा, और जब तक मूर्त ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो घूमेगा नहीं, भ्रमण नहीं करेगा, तब तक पर्यावरण के बारे में जानकारी नहीं होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप घूमे, दिल्ली घूमे, बंगलोर घूमे, तो क्या हुआ? भ्रमण किए। अब भ्रमण किए तो देखे भैया दिल्ली में ऐसा पेड़ पौधा लगा हुआ है, आप अपने घर भी आके वैसे पेड़ पौधे लगाते हो। भ्रमण करने के बाद ज्ञान आया कि नहीं आया? और यह ज्ञान जब आया तो आप में क्या हुआ भैया? बदलाव हुआ। एक क्वेश्चन और पूछा है कि भ्रमण कितनी उम्र में बच्चों को कराना जरूरी है? तो ध्यान रखेंगे जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाए तो उसे समाज में छोड़ दो भैया, क्योंकि वह समाज के अनुसार अपने को बदलना चालू करना चाहिए। 12 वर्ष पर्यावरण का ध्यान रखना है। 12 वर्ष में बच्चे को घुमाना चाहिए, भ्रमण ज्ञान देना चाहिए, जिसके कारण वह सीखे। आप देखे होंगे कुछ बच्चे जो गांव वाले हैं, जैसे हम लोग हैं भैया, खूब घूमते हैं, खूब ज्ञान हो गया। अब कुछ लोग शहर वाले हैं, बस घर में बैठे रहते हैं, उन्हें भ्रमण का ज्ञान नहीं रहता, उन्हें पर्यावरण का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने कभी घूमा नहीं है। तो भ्रमण कराना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है योजना के द्वारा। पर्यावरण जो है, पर्यावरण की शिक्षा कैसे देनी चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण की शिक्षा देनी कैसे चाहिए? तो योजना बना के। जैसे आप पर्यावरण को बचा रहे हो, जब तक आप योजना नहीं बनाओगे कि हमें पर्यावरण को बचाना है, हमें पर्यावरण की शिक्षा को बचाना है, और यह आधार किसके द्वारा होगा? योजना के द्वारा होगा। योजना बनाकर उस चीज को हम क्या करेंगे? बचाएंगे या बचाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, धूल रोकने वाला पौधा किसे माना जाता है? तो अशोक का वृक्ष धूल रोकने वाला पौधा माना जाता है। अशोक का वृक्ष आप देखे होंगे। कभी आपने सोचा कि होटल के बाहर अशोक का वृक्ष क्यों लगा होता है? इसलिए होता है कि वह धूल को रोकता है, उसकी दीवारों पर धूल नहीं जाने देगा, इसीलिए क्या होता है? वह धूल रोकने वाला पौधा माना जाता है। उस वृक्ष की पत्तियों को देखोगे तो उस पर धूल लगा होगा। तो धूल रोकने वाला पौधा कौन सा होता है? पेड़ कौन सा होता है बेटा? अशोक का होता है। अब आते हैं मूल्यांकन के आधार पर बदलाव। मूल्यांकन के आधार पर दो बदलाव होता है, एक सकारात्मक बदलाव, एक नकारात्मक बदलाव। जैसे जैसे मूल्यांकन होगा, आप अच्छा नंबर पा गए, आप सीटेट में 121 पा गए, आप टेट में 121 पा गए, तो सुपर टेट में भी 121 पा सकते हो, क्योंकि आप सकारात्मक हो, आप सक्रिय हो, आप में पॉजिटिव आ चुका है, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। लेकिन वही मूल्यांकन आपने बहुत अच्छा पढ़ा लेकिन आपका रिजल्ट निगेटिव आ गया, आप बहुत अच्छा पढ़ने में हैं लेकिन रिजल्ट फेल आ गया, तो क्या आप सक्रिय हो पाओगे? क्या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उस समय नकारात्मक हो गए हो। और उस नकारात्मक को हटाने के लिए आपको किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, किसी समाज की जरूरत पड़ेगी, किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वही गुरु आप में क्या करेगा? सकारात्मक प्रक्रिया को क्या करेगा? लाएगा। क्लियर हो गया? तो यह सकारात्मक और नकारात्मक होता है। तो आज के पार्ट में बस इतना। इस पार्ट को देखकर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो पहला वीडियो नहीं देखा है भाई वो वीडियो को देखें और पूरा कंप्लीट देखें, उस वीडियो को भी शेयर करें और सेकेंड पार्ट को भी शेयर करें, और जरूर बताएं कैसा यह आज का पार्ट लगा आप लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो पर्यावरण शिक्षण का 2 वीडियो और आएगा, जो कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।